हेलो एंड वेलकम टू ब्रिजबाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल वीडियो में बच्चों हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 9 के साइंस चैप्टर साउंड को। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 का और पार्ट 3 का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैप्टर को स्टूडेंट्स हमने 3 पार्ट्स में कंप्लीट किया है। साइंस के, एसएस के, इंग्लिश के या बाकी सब्जेक्ट्स के दूसरे चैप्टर एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन को चेक करें। वहां पे आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप किसी भी सब्जेक्ट की चैप्टर एक्सप्लेनेशन, किसी भी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू जहां से हमने पार्ट 1 में छोड़ा था, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव। साउंड वेव की विशेषताओं के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे जो पैराग्राफ अब हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम साउंड की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की, हम बात करेंगे एम्पलीट्यूड की, हम बात करेंगे स्पीड की, हम बात करेंगे वेवलेंथ की, हम बात करेंगे पिच की, लाउडनेस की। ये क्या होती हैं, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं, कैसे दिखाया जाता है। तो ये सारी विशेषताएं जो होती हैं साउंड वेव्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं साउंड वेव्स की, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जब हम साउंड वेव का ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे देखिए साउंड वेव का ग्राफ इन्होंने बना रखा है। ये देखिए, ये कंप्रेशन है, ये रेयरफेक्शन है। ये मैं आपको पार्ट 1 वीडियो में समझा चुका हूँ। कंप्रेशन क्या होती है और कैसे बनती है, रेयरफेक्शन क्या होती है और कैसे बनती है। ठीक है, तो ये वाला जो डायग्राम है ये भी कंप्रेशन और रेयरफेक्शन को दिखा रहा है। कंप्रेशन में देखिए पार्टिकल्स पास हैं, ठीक है, और डेंसिटी ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है। तो कंप्रेशन जो पार्ट होता है साउंड वेव का, जो एरिया होता है, वो हाई डेंसिटी वाला और हाई प्रेशर वाला एरिया होता है। जबकि जो रेयरफेक्शन होता है, रेयरफेक्शन जो होता है वो लो डेंसिटी वाला और लो प्रेशर वाला एरिया होता है। और ये दोनों अल्टरनेट होते हैं, एक के बाद एक आते हैं। पहले कंप्रेशन तो फिर रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन फिर रेयरफेक्शन। ठीक है, तो एक छोड़ के एक आते हैं। यहां पे वही चीज दूसरे तरीके से लाइंस के मेथड से दिखाई गई है। ठीक है, यहां पे डेंसिटी वेरिएशन दिखाई गई है, यहां पे प्रेशर वेरिएशन दिखाई गई है। और अब आता है हमारा ग्राफ। ये आप अच्छे से पढ़िएगा बच्चों। ये इस ग्राफ में बहुत सारी चीजें आपको डिस्क्राइब करने के लिए पूछी जा सकती है, कही जा सकती हैं। समझ में आएगा आपको, आसान है, मुश्किल नहीं है। देखिए, ये ग्राफ कैसे बनाया जाता है। ये ग्राफ इस तरीके से बनाया जाता है। ये देखिए ऐसे, ये वाली जो लाइन होती है फ्रंट सीधी वाली, ये डेंसिटी और प्रेशर को डिटरमाइन करती है। और ये वाली जो लाइन होती है ये डिस्टेंस को जो है डिटरमाइन करती है। और इस तरीके से साउंड वेव का जो ग्राफ है वो बनाया जाता है। ठीक है, जो अपर पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, दिस अपर पार्ट, इसको कहा जाता है क्रेस्ट। दिस अपर पार्ट देखिए यहां पे दिखा रखा है। ये जो अपर पार्ट्स हैं, जैसे ये अपर पार्ट है, ये ऊपर है, ये ऊपर है। डिस्टेंस लाइन के, एवरेज डेंसिटी, एवरेज प्रेशर लाइन के ऊपर की तरफ जो पार्ट होते हैं उनको क्रेस्ट या पीक कहा जाता है। क्रेस्ट कहा जाता है या फिर पीक भी, PEAK, पीक भी कहा जा सकता है। इसी तरीके से जो एवरेज डेंसिटी वाली लाइन होती है बीच में, उसके नीचे की तरफ जो होते हैं, ये देखिए ये जो 3 है, ये नीचे की तरफ जो होते हैं इनको ट्रॉ कहा जाता है या फिर इनको वैलीज भी कह दिया जाता है। ट्रो या फिर वैली कहा जाता है इन नीचे वालों को। ठीक है, तो देखिए इसने क्या बताया यहाँ पे इस पैराग्राफ में। ग्राफिक फॉर्म मैंने आपको बता दी। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ साउंड वेव। ठीक है, किसी भी वेव की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये। डेंसिटी और प्रेशर चेंज को हम इसमें स्टडी करते हैं ग्राफिकल फॉर्म में। ठीक है, यहां पे हम डेंसिटी और प्रेशर वेरिएशन को शो करते हैं डिस्टेंस के साथ। ठीक है, डिस्टेंस का और डेंसिटी प्रेशर का ग्राफ हम बनाते हैं साउंड वेव का ग्राफ बनाते हुए। ठीक है, कंप्रेशंस क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया। जहां पे पार्टिकल्स क्राउडेड होते हैं, थोड़ी सी जगह में बहुत सारे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अपर पोर्शन जो होता है वो कंप्रेशन को शो करता है, उसको पीक भी कहा जाता है। ठीक है, और क्रेस्ट भी कहा जाता है। ये जो अपर पोर्शन है दिस शोज कंप्रेशंस, और जो लोअर पोर्शंस होते हैं ये शो करते हैं रेयरफेक्शंस को। ठीक है, तो एवरेज डेंसिटी के जो ऊपर है, इस लाइन के जो ऊपर हैं वो कंप्रेशंस हैं, इस लाइन के जो नीचे हैं वो रेयरफेक्शंस कहलाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ में शो किया जाता है। ठीक है, जो पीक आती है इसमें, पीक का मतलब ये वाला जो पॉइंट, जो ये वाला जो पॉइंट आता है, सबसे अपर मोस्ट जो पॉइंट आता है, ठीक है, ये मैक्सिमम डेंसिटी को, मैक्सिमम प्रेशर को डिनोट करता है। ठीक है, इसी तरीके से ये जो पॉइंट आते हैं ट्रॉ में, ये मिनिमम डेंसिटी को, मिनिमम प्रेशर को डिनोट करते हैं। ठीक है, रेयरफेक्शंस के बारे में इसने बताया। कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस दोनों को बता चुका हूं मैं। रेयरफेक्शंस में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, इसको वैली या ट्रॉ भी कहा जाता है।
ठीक है, आगे आता है। अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कीजिएगा। वेवलेंथ की डेफिनेशन बताई गई है। व्हाट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ इज द, देखिए ये दिखा रखा है, ये दिस इज लैम्डा साइन, दिस इज कॉल्ड लैम्डा। ये एक लेटर है, ठीक है, ग्रीक लेटर है जिसको हम लैम्डा बोलते हैं, LAMBDA, इट इज प्रोनाउंस्ड लैम्डा, और ये रिप्रेजेंट करता है वेवलेंथ को। अब ये वेवलेंथ होती क्या है? दो लगातार क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस, ये जो देखिए दिखा रखा है, ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। या फिर दो लगातार ट्रॉज के बीच का डिस्टेंस, इसको भी क्या कहेंगे? वेवलेंथ कहेंगे। और किसी भी गिवन साउंड वेव के लिए दोनों इक्वल आएंगे। जब आप दो क्रेस्ट के बीच का किसी भी यूनिफॉर्म साउंड वेव में, ठीक है, किसी भी टोन में जब आप दो क्रेस्ट के बीच का, दो कंजिक्यूटिव यानी लगातार क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे या ट्रॉज के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, तो दैट विल बी इक्वल, एंड दिस डिस्टेंस इज रेफर्ड एज वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव। ठीक है, इसकी जो SI यूनिट है स्टूडेंट्स वेवलेंथ की, याद रखें मीटर है। मीटर क्यों है? बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ डिस्टेंस, इट इज अ टाइप ऑफ डिस्टेंस, सो इट्स SI यूनिट इज मीटर्स। ठीक है, उसके बाद ये हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज एक साइंटिस्ट थे ये, ठीक है, जिन्होंने साउंड के फील्ड में, फिजिक्स के फील्ड में, खासकर साउंड में काफ़ी अपनी जो है इन्वेंशंस, डिस्कवरीज की थी। ठीक है, यहाँ तक स्टूडेंट्स ये ब्राउन बॉक्स का ही पार्ट है, ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है बुक में, यहाँ तक ये ब्राउन बॉक्स का ही पार्ट है। तो हम आगे शुरू करते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। देखिए फ्रीक्वेंसी जो है ना, ये एक इंग्लिश वर्ड है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से मतलब होता है कि कोई काम कितनी बार हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि मान लो आप दिन में 3 बार खाना खाते हैं, तो ईटिंग फ्रीक्वेंसी हम क्या कहेंगे? ईटिंग फ्रीक्वेंसी इज 3। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कितनी बार होता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी किसी कोई भी इवेंट कितनी बार होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है। मान लो आप किसी ड्रम को बीट कर रहे हैं, तो एक यूनिट टाइम में, 1 सेकंड में या 1 मिनट में आप कितनी बार ड्रम को बीट करते हैं, वो क्या होगी? आपकी ड्रम बीटिंग फ्रीक्वेंसी होगी। जब साउंड किसी भी मीडियम में ट्रेवल करता है, हमें पता है जब साउंड किसी भी मीडियम में ट्रेवल करता है तो डेंसिटी जो होती है मीडियम की, पार्टिकल्स की जो डेंसिटी होती है, जो प्रेशर होता है, वो मैक्सिमम वैल्यू पे जाता है, मिनिमम वैल्यू पे आता है। ठीक है, और यही पहले वो क्या करता है? पहले वो, जैसे मान लो ये ग्राफ था, ठीक है, पहले वो क्या करेगा? बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा, फिर घटता घटता मिनिमम वैल्यू पे आएगा, और फिर एवरेज डेंसिटी पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट वाइब्रेशन है, दिस इज वन कंप्लीट वाइब्रेशन। ठीक है, यहां पे जो मैक्सिमम पॉइंट वाला पॉइंट है वो ये वाला है, और मिनिमम वाला पॉइंट ये वाला है। ऊपर वाला जो पार्ट है ये कंप्रेशन को, क्राउडीनेस को शो कर रहा है, और नीचे वाला जो पार्ट है ये रेयरफेक्शन को, स्पेशियसनेस को शो कर रहा है। ठीक है, तो जब एक पार्टिकल क्या करता है? अपनी प्रेशर को बढ़ाता है, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाता है, मैक्सिमम पॉइंट तक ले जाता है, फिर मिनिमम पॉइंट तक ले जाता है, और फिर वापस वहीं आ जाता है एवरेज वाले पॉइंट तक। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? वन कंप्लीट वाइब्रेशन या वन कंप्लीट ऑसिलेशन। तो ध्यान रखेंगे आप, वन वाइब्रेशन इंक्लूड्स वन कंप्रेशन एंड वन रेयरफेक्शन। 1 सेकंड में ऐसी कितनी कंप्रेशन और रेयरफेक्शन हो रही हैं, उसी को क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होगी? मतलब अगर प्रॉपरली कहें हम फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। साइंटिस्ट के नाम पे, इन साइंटिस्ट के नाम पे रखी गई है इसकी यूनिट हर्ट्ज। वैसे इसकी जो यूनिट है स्टूडेंट्स वो सेकंड इनवर्स भी हो सकती है। ठीक है, कई बार जैसे थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन जब टीचर को डालने होते हैं तो डाल देते हैं। तो हर्ट्ज जो यूनिट है, दिस इज इक्विवेलेंट टू सेकंड इनवर्स या फिर 1/सेकंड। ठीक है, आप 1/सेकंड लिखो, सेकंड इनवर्स लिखो या हर्ट्ज लिखो, तीनों एक ही बात है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, ये देखिए लिख रखा, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, या फिर नंबर ऑफ कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम ग्रीक लेटर, ये जो ग्रीक लेटर है न्यू बोलते हैं हम इस लेटर को, न्यू इस तरीके से लिखा जाता है इस लेटर को, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। ठीक है, आगे आता है टाइम पीरियड के बारे में। तो टाइम टेकन बाय 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस टू क्रॉस अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड की डेफिनेशन है।
ठीक है, जैसे मान लो मैं एक पॉइंट को फिक्स कर दूं, ये कंप्रेशन जारी है, रेयरफेक्शन जारी है, मान लो मैंने ये एक पॉइंट फिक्स कर दिया यहाँ पे, ठीक है, तो इस पॉइंट को क्रॉस करने में एक कंप्रेशन प्लस एक रेयरफेक्शन कितना टाइम लेगी, वो होगा टाइम पीरियड। ये इसकी टाइम पीरियड की थोड़ी सी डिफिकल्ट डेफिनेशन है तो ये भी सही, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक वाइब्रेशन में जितना टाइम लगता है वो टाइम पीरियड कहलाता है, ठीक है। द टाइम टेकन बाय अ साउंड वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, ठीक है, इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ये भी सही डेफिनेशन है टाइम पीरियड की, और टाइम पीरियड की यूनिट होती है सेकंड, बिकॉज इट इज टाइम टेकन, इट इज अ टाइप ऑफ टाइम टेकन, सो इट्स एसआई यूनिट इज सेकंड, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है क्या नाम है, फ्रीक्वेंसी का, दैट इज 1 बाय टाइम पीरियड। मतलब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अगर किसी साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी 2/3 है, अगर किसी की फ्रीक्वेंसी 2/3 है, तो उसका जो टाइम पीरियड होगा दैट विल बी 3/2, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है। आगे देखिए, तो यहां तक हमने फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ लिया, देखिए हमने वेवलेंथ के बारे में पढ़ लिया, हमने टाइम पीरियड के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो जो हम पढ़ रहे हैं आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए और आपको ग्राफ पे शो करना आना चाहिए। मैं हर बार आपको ग्राफ पे शो करके भी दिखा रहा हूँ। वायलिन और फ्लूट जो दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको एक ही टाइम पे ऑर्केस्ट्रा में बजाया जाता है। दोनों एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रही हैं, एक ही स्पीड से ट्रेवल कर रही हैं, एक ही टाइम पे हमारे कानों में आ रही हैं दोनों की आवाज़ें, ठीक है, लेकिन फिर भी दोनों की आवाज़ अलग अलग होती है, ठीक है। दोनों की आवाज़ अलग अलग क्यों है? वायलिन और फ्लूट की आवाज़ अलग अलग क्यों सुनाई देती है हमें? हारमोनियम की आवाज़ क्यों अलग सुनाई देती है इन चीज़ों से हमें? क्योंकि जो साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं ये अलग अलग होती हैं, और इसमें से एक कैरेक्टरिस्टिक होती है पिच, एक होती है पिच, आवाज़ का पैनापन, आवाज़ की श्रिलनेस, ठीक है। इसको पिच को श्रिलनेस भी मतलब कहा जा सकता है, श्रिलनेस ऑफ साउंड वेव। किसी भी साउंड वेव की पिच या श्रिलनेस डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ध्यान रखें बच्चों, किसके ऊपर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज, ठीक है। आवाज का पैनापन, आवाज की श्रिलनेस, आवाज की पिच, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी आवाज की पिच उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे लड़कियों की आवाज पैनी होती है, लड़कों की आवाज कंपैरेटिवली भारी होती है, कम पैनी होती है, पिच कम होती है लड़कों की आवाज़ की। मैं इन जनरल की बात कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है हर केस में ऐसा हो, इन जनरल, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हायर होती है इन केस ऑफ गर्ल्स, ठीक है। गर्ल्स के जो वोकल कोड्स होते हैं वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, बॉयज़ के मुकाबले इन जनरल, ठीक है। जैसे आप शेर की और चिड़िया की बात करो, शेर की दहाड़ और चिड़िया की चींची का कंपैरिजन करो, तो चिड़िया की चींची की पिच ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब कितनी बार वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है, 1 सेकंड में, ठीक है, 1 सेकंड में कितनी बार वाइब्रेशन हो रहा है। जितना ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करेंगे ऑब्जेक्ट, जितना ज़्यादा वाइब्रेशन होगा साउंड वेव में, उतना ही ज़्यादा क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होगा, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो पिच भी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। जितना वाइब्रेशन ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी भी उतना ही ज़्यादा और पिच भी उतना ही ज़्यादा, ठीक है। इसका मतलब अगर किसी साउंड वेव की पिच ज़्यादा है तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शंस भी ज़्यादा होंगी उसके अंदर। जैसे कि ये एक लो पिच्ड साउंड है, ये एक हाई पिच्ड साउंड है। ये देखिए, इसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जल्दी जल्दी हो रहे हैं, वाइब्रेशन जल्दी जल्दी हो रहे हैं इस वाली वेव में, इस वाली वेव में धीरे धीरे हो रही हैं। तो नीचे वाली जो वेव है इट इज़ अ हाई पिच्ड साउंड वेव, ठीक है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अब आगे बात करते हैं एम्पलीट्यूड की, ठीक है। नेक्स्ट कम्स एम्पलीट्यूड। तो साउंड वेव बनाई थी हमने, ये साउंड वेव बनाई थी हमने, ठीक है। इस साउंड वेव में जो ये वाला जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस होता है इसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड, ठीक है, या फिर इस वाले डिस्टेंस को भी हम एम्पलीट्यूड कह सकते हैं, ठीक है। साउंड वेव की ग्राफ में मैंने आपको बता दिया एम्पलीट्यूड क्या होता है। अब एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन क्या होती है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम डिस्टर्बेंस फ्रॉम मीन वैल्यू या फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव। इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है वो भी क्या होती है? मीटर होती है, बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो इट्स यूनिट इज मीटर, ठीक है। वैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है, सपोज ये पेंडुलम है, ठीक है, इसको मैंने लटका रखा है, एक बॉल है जिसको मैंने लटका रखा है, ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रही है, एक बार यहाँ आती है और फिर यहाँ आती है, तो ये वाली पोजीशन इसकी मीन पोजीशन है।
और ये दोनों इसकी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशंस कहलाएंगी। तो मीन से एक्सट्रीम के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी कॉल्ड एम्पलीट्यूड। चाहे आप ये वाला डिस्टेंस ले लीजिए, ये भी एम्पलीट्यूड कहलाएगा, और अगर आप ये वाला डिस्टेंस लेंगे तो ये भी क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड ही कहलाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ऐसा भी लिख सकते हैं। टीचर को गलत नहीं करना चाहिए, वैसे अलग अलग टीचर्स की अलग अलग राय होती है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ये भी सही डेफिनेशन है एम्पलीट्यूड की, और जो इसने लिखी है वो भी बिल्कुल सही डेफिनेशन है। ठीक है, आगे आता है आवाज़ की लाउडनेस या सॉफ्टनेस उसकी एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसने दो साउंड वेव्स दी हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। तो देखिए यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड कम है, तो ये वाली आवाज़ ज़्यादा तेज़ है, ये वाली आवाज़ ज़्यादा लाउड है, जबकि ये वाली आवाज़ ज़्यादा सॉफ्ट है, फीबल साउंड है ये। ठीक है, इस वाली आवाज़ की एनर्जी ज़्यादा है, ये वाली आवाज़ दूर तक जा सकती है एज इन कंपैरिजन विद दिस साउंड वेव। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, लाउडनेस या सॉफ्टनेस एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है उस फोर्स के ऊपर जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप किसी टेबल को लाइटली स्ट्राइक करोगे तो सॉफ्ट साउंड आती है, जबकि आप टेबल के ऊपर जोर से किसी चीज़ को मारोगे तो हाई एनर्जी की साउंड आती है, आपको लाउडर साउंड आती है। ठीक है, जो लाउड साउंड होती है वो दूर तक सुनाई देती है क्योंकि उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए वो दूर तक डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, उसको दूर तक सुना जा सकता है सॉफ्ट साउंड के मुकाबले। ठीक है, हाँ, आगे आता है, ये भी इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्वालिटी और टिम्बर ऑफ अ साउंड। ये क्या होता है, क्वालिटी ऑफ टिम्बर की हेल्प से हम सेम पिच और लाउडनेस, सेम पिच और सेम लाउडनेस की दो आवाज़ों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ साउंड या फिर टिम्बर ऑफ साउंड इज दैट कैरेक्टरिस्टिक विच हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन साउंड ऑफ सेम पिच एंड सेम लाउडनेस। ठीक है, जो साउंड हमें अच्छी लगती है, प्लेजेंट होती है, उसको साउंड ऑफ रिच क्वालिटी कहा जाता है। ठीक है, जैसे म्यूजिक इज अ साउंड ऑफ रिच क्वालिटी क्योंकि हमें अच्छी लगती है। नॉइज जो है इट इज अ साउंड ऑफ पुअर क्वालिटी। जिस साउंड की एक ही फ्रीक्वेंसी होती है उस साउंड वेव को कहा जाता है टोन। साउंड वेव ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड अ टोन। ठीक है, जबकि जो साउंड कई फ्रीक्वेंसीज के मिक्सचर से बनती है उसको कहा जाता है नोट। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोन एंड नोट, वो भी मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। आगे आता है आपका स्पीड ऑफ साउंड वेव। ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड वेव कैसे मेजर करेंगे। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड वेव डिस्टेंस विच अ पॉइंट ऑन अ वेव सच एज कंप्रेशन और रेयरफेक्शन ट्रेवल्स पर यूनिट टाइम। वही वाला ये है, वही एक पॉइंट बना दिया हमने साउंड वेव के ऊपर, ये साउंड वेव है। ठीक है, इसके ऊपर हमने एक पॉइंट बना दिया, इस पॉइंट को कवर करने में जो टाइम लेगी, डिस्टेंस और टाइम दोनों को डिवाइड करके हमें क्या मिलेगी, साउंड की स्पीड मिलेगी। ठीक है, वैसे भी स्पीड का फॉर्मूला होता है, छोटी क्लासेस में ये आपको पढ़ा दिया जाता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस की जगह हम क्या लेंगे, वेवलेंथ, और टाइम की जगह क्या लेंगे, टाइम पीरियड। तो स्पीड ऑफ साउंड वेव इज इक्वल टू डिस्टेंस यानी वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम यानी टाइम पीरियड। अब 1 बाय टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी, ये हमको पता है। तो स्पीड ऑफ साउंड वेव इज इक्वल टू वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास, स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला कैसे आया, 1/t को, इस वाले फॉर्मूले में 1/t को हमने फ्रीक्वेंसी से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये नया फॉर्मूला हमारे पास आता है, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ये देखिए लिख रखा, स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आगे एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2 किलो हर्ट्ज। 2 किलो हर्ट्ज का मतलब 2000 हर्ट्ज। ठीक है, और वेवलेंथ दे रखी है 35 सेंटीमीटर। तो बच्चों फिजिक्स में आप ध्यान रखेंगे SI यूनिट्स में कन्वर्ट कर लीजिए, तो किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, और यहाँ पे किलोमीटर को भी मीटर में चेंज कर लीजिए। तो फ्रीक्वेंसी 2000 हर्ट्ज, वेवलेंथ 0.35 मीटर। हमें टाइम निकालना है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल। तो पहले आप स्पीड निकालिए, स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला पता है हमें, वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी को 0.35 मीटर को और 2000 हर्ट्ज को मल्टीप्लाई करने पे आता है 700 मीटर पर सेकेंड। तो हमें स्पीड पता चल गई, डिस्टेंस हमारे पास है ही, फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये फॉर्मूला होता है, छोटी क्लासेस में बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो ये फॉर्मूला यूज किया हमने। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा,
डिस्टेंस ओवर स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है 1500 मीटर्स डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है 700 मीटर्स, दोनों को डिवाइड किया तो 2.1 सेकेंड्स इज योर आंसर। तो इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन आएगा 2.1 सेकेंड्स लेगी वो साउंड वेव 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। आगे आता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों वर्ड्स के बीच में, लाउडनेस और इंटेंसिटी के बीच में। ये जो पैराग्राफ है ना बच्चों, इसके ऊपर मैंने कई बार क्वेश्चन आते हुए देखा है क्लास 9 के एग्जाम में, तो बहुत अच्छे से समझिएगा। छोटा सा पैराग्राफ है लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 2 मार्क क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है इसमें से आते हुए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटेंसिटी क्या होती है। देखिए ये इंटेंसिटी की डेफिनेशन है, अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी। मान लीजिए मैं इस एरिया की बात करता हूँ, ये एक एरिया मैंने ले लिया, 1 मीटर स्क्वायर एरिया ले लिया, इसमें से कितनी साउंड वेव्स जो हैं क्रॉस कर रही हैं 1 सेकेंड में, वो क्या होगी इंटेंसिटी ऑफ साउंड होगी। ठीक है, और लाउडनेस क्या होता है, लाउडनेस इज द मेजर ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ ईयर टू द साउंड। हमारे कानों के ऊपर उस साउंड का कितना इफेक्ट पड़ रहा है वो लाउडनेस होती है। अब आवाज की जो लाउडनेस होती है ना, वो आपके और सोर्स ऑफ साउंड के डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड कर सकती है। अगर आप किसी लाउड स्पीकर के बिल्कुल बगल में खड़े हो तो आपको वो लाउडनेस ज्यादा होगी, जबकि एक बंदा जो उससे 100 मीटर 150 मीटर दूर खड़ा है तो उसके लिए लाउडनेस कम होगी। तो इसीलिए कहा है लाउडनेस इज रिस्पॉन्स ऑफ ईयर टू द साउंड। हमारे कानों के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ रहा है उस साउंड वेव का, वो लाउडनेस होती है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर कोई 2 साउंड्स हैं जिनकी इंटेंसिटी सेम है, तब भी वो एक लाउड और एक सॉफ्ट साउंड हो सकती है। यानी इंटेंसिटी एंड लाउडनेस आर 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है, लाउडनेस भाई हमारे ईयर के ऊपर उसका क्या रिस्पॉन्स रहा है, ठीक है, और इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ साउंड वेव्स एक गिवन एरिया में से गिवन टाइम में से कितनी पास कर रही हैं। दिस विल बी कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ दैट साउंड वेव। आगे आता है अलग अलग मीडिया में, अलग अलग मीडिया होता है, मीडियम का प्लूरल। जैसे मैं मीडियम बोलता हूं ना, सॉलिड लिक्विड गैस मीडियम, तो मीडिया उसका प्लूरल वर्ड है। तो साउंड जो होता है वो एक गिवन मीडियम में एक गिवन टेम्परेचर पे गिवन स्पीड से ट्रेवल करती है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिए, जो साउंड की स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड से बहुत कम होती है। ठीक है, इसीलिए जब ऊपर बिजली चमकती है आसमान में और साथ में बादल गरजते हैं तो आपको लाइटनिंग पहले दिखाई देती है आसमान में, बादलों की गरजने की आवाज़ बाद में आती है। तो क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कई बार, शायद क्लास 8th में भी ये क्वेश्चन आता है कि जब थंडरस्टॉर्म आता है तो लाइटनिंग पहले नज़र आती है और जो आवाज़ है थंडर की वो बाद में आती है। ठीक है, तो इसका रीज़न ये है कि स्पीड ऑफ लाइट इज़ वेरी वेरी हाई एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ साउंड। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जो लाइट की स्पीड है वो रफली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है हवा में, और जो साउंड की स्पीड है वो लगभग 344 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, हवा में। तो देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, एक तो करोड़ों अरबों में है एक वैल्यू, तो एक वैल्यू हंड्रेड्स में है, तो साउंड की स्पीड काफ़ी कम होती है, इसीलिए आपको आवाज़ बाद में आती है, लाइटनिंग पहले नज़र आती है। ठीक है, आगे साउंड की जो स्पीड है वो मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करती है। मीडियम की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी साउंड की स्पीड उस मीडियम में उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो जो साउंड की स्पीड होती है वो सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होती है, गैसेज में सबसे कम होती है, लिक्विड में मॉडरेट होती है, मीडियम होती है। ठीक है, क्योंकि सॉलिड्स की डेंसिटी ज़्यादा है तो उसके अंदर साउंड की स्पीड भी ज़्यादा है। लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से कम है तो उसके अंदर जो स्पीड है साउंड की वो मॉडरेट है, मीडियम वैल्यूज़ होती हैं। लास्ट में आती है गैसेज के अंदर या एयर के अंदर साउंड की स्पीड तीनों सॉलिड, लिक्विड और गैस में से सबसे कम गैस में होती है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, डेंसिटी कम होती है। इसके अलावा टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है साउंड की स्पीड। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो साउंड की स्पीड भी बढ़ जाएगी। जैसे अगर मैं एयर की बात करूं तो 0 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर हो तो 331 मीटर पर सेकेंड होती है, और जब 22 डिग्री सेल्सियस हो तो 344 मीटर पर सेकेंड होती है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो ठीक है, तो साउंड की जो स्पीड है वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है, मीडियम की डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग सॉलिड्स में
किस किस सॉलिड में 25 डिग्री सेल्सियस पे कितनी स्पीड है साउंड वेव्स की, एल्यूमिनियम में, निकल में, लिक्विड्स में कितनी है, गैसेस में कितनी है, ठीक है। तो ये चीज़ है आपकी। अच्छा, कई बार ना जैसे इस चीज़ को एक क्वेश्चन भी इस चीज़ पे पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए कई बार पुराने ज़माने में क्या होता था जब इतने सिस्टम्स नहीं थे हमारे पास, ठीक है, तो ये पता लगाने के लिए कि ट्रेन आ रही है या नहीं, ठीक है, क्योंकि ट्रेन मुड़ मुड़ के आती थी जंगलों के बीच में, तो नज़र तो आ नहीं सकती वो, तो लोग पटरी के ऊपर कान लगा के सुनते थे, ठीक है। तो अब एक तो हम हवा में ट्रेन की आवाज़ सुने, एक हम पटरी के ऊपर कान लगा के ट्रेन की आवाज़ सुने। तो अगर ट्रेन ज़्यादा दूर है तो जब आप पटरी के ऊपर कान लगाओगे तो आपको आवाज़ आ सकती है। क्यों? क्योंकि साउंड की स्पीड सॉलिड्स में ज़्यादा है, इसलिए सॉलिड्स में साउंड ट्रैवल भी ज़्यादा करती है, ज़्यादा दूर तक जा सकती है सॉलिड्स में साउंड, ठीक है। जबकि लिक्विड्स में या गैसेस में जब आप हवा में से ट्रेन की आवाज़ सुनोगे तो शायद आवाज़ नहीं आएगी, जब ट्रेन काफ़ी नज़दीक आ चुकी होगी तभी आपको आवाज़ आनी शुरू होगी। तो ये भी ऐसा ही है भाई। कई पुराने ज़माने में लोग पटरी के ऊपर कान रख के क्यों ट्रेन की आवाज़ सुनने की कोशिश करते थे। मान लीजिए कोई बड़ा काफिला निकलना है, गाय भैंस है उनके पास, काफ़ी जानवर है उनके पास, उसको पास करवाना है, ठीक है। तो पहले वो क्या करते थे, जो गडरिये वगैरह होते थे वो ट्रैक के ऊपर कान रख के, रेल की पटरी के ऊपर कान रख के, लोहे की पटरी के ऊपर कान रख के आवाज़ सुनने की कोशिश करते कि ट्रेन के पहियों की आवाज़ आ रही है, ट्रेन की आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही है। क्योंकि सॉलिड्स के अंदर अगर ट्रेन दूर भी होगी तब भी आवाज़ आ जाएगी, जबकि एयर के अंदर काफ़ी पास आने के बाद ही आपको आवाज़ आनी शुरू होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, पार्ट 2 में इतना ही। आगे हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे पार्ट 3 वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा। और जाने से पहले एक बार वीडियो डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें। हो सकता है जिन चैप्टर की एक्सप्लेनेशंस आप ढूंढ रहे हों उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।